A very warm welcome to all of the students out there। कल आप बच्चों ने दिया है जेईई एडवांस का एग्जाम, फर्स्ट शिफ्ट एंड देन सेकंड शिफ्ट, और आज मैं आ गई हूँ लेके केमिस्ट्री के सेकंड शिफ्ट के सभी सॉल्यूशंस। सो बी रेडी विद द थिंग्स, तैयार रहो, देखो कि क्या क्या किस तरीके से आप सॉल्व करके आए हो, क्या आंसर आपके आ रहे हैं और क्या आपके आंसर्स हमारे आंसर्स के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं। सो बी रेडी, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चे, ये सेकंड शिफ्ट का केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है। एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन है, क्लियरली दिख रहा है। बोल रहा है कि बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी आउट ऑफ ऑल दीज, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किस स्पीशी के साथ एसोसिएटेड है। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किस स्पीशी के इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। फाइन, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट बतानी है, मैक्सिमम बतानी है। क्या रिलेशन है, सब लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 Z² by N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के टर्म्स में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो यही बनता है। फाइन, हमें पता है Z यहां पर क्या है बेटा, Z है आपका एटॉमिक नंबर। फाइन, तो अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, फॉर काइनेटिक एनर्जी टू बी मैक्सिमम, आपकी Z की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर। देख लो चारों ऑप्शंस में से किसका हाईएस्ट है। देन नंबर N क्या है, N है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N। N की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम। फाइन, चारों ऑप्शंस में से देख लो, Z की वैल्यू जहां मैक्सिमम है और N की वैल्यू जहां मिनिमम है, वो कौन सा ऑप्शन है, वो बन रहा है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट बन रहा है। फाइन, क्यों, क्योंकि हीलियम आयन है, He+ है, He+ में हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हाइड्रोजन से ज्यादा ही है। फाइन, और आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो N का वैल्यू लो है, तो एज पर दिस हमारा जो बी ऑप्शन है दैट वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगेन सिंगल टाइप करेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सब बच्चे क्वेश्चन। आपको एक मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड दे रखा है जिसका फॉर्मूला गिवन है MxY2O4। इसमें आपका M और Y जो है वो मेटल्स है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है ना, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस है। M जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है। M जो है बेटा आपका वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। किस तरीके से देखेंगे, MxY2O4। फाइन, इसमें जो M है, ये जो M है बच्चे, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है। किस किस में, +2 एंड +3 में। क्लियर। Y जो है आपका, Y सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है विच इज +3, और O को तो आप जानते ही हो, O क्या है यहाँ पर, ऑक्साइड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई हर एक ऑक्सीजन की -2। फाइन, तो अभी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई ये जो आपका मेटल M है, ये मेटल M में कितने फ्रैक्शंस जो हैं आपके, क्लियरली पढ़ लेते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ M2+ आयंस प्रेजेंट इन मेटल इज 1/3, देन द वैल्यू ऑफ X इज, आपको ये वैल्यू निकालनी है X की, आपको X की ये वैल्यू निकालनी है कि मतलब आपके कितने ये मेटल आयंस हैं। ठीक है, तो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं शुरू। तो आपको यहाँ पर क्या क्या हिंट दे रखा है, इफ द फ्रैक्शन ऑफ M2+ आयंस प्रेजेंट इन M इज 1/3। M2+ में ये जो +2 वाली है, इसका जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है, तो बचा हुआ +3 का हो गया, बचा हुआ कितना हो गया, 2/3 +3 का हो गया, है ना। अब देखते हैं हमारे पास और क्या क्या यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑक्साइड है, इस पे ऑक्सीजन पर अगर पूरा ओवरऑल टोटल चार्ज देखो, 4 ऑक्साइड आयन की वजह से -8 का चार्ज होगा, है ना। आपके पास 2 Y के मेटल आयंस हैं, हर एक Y के मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसके ऊपर इसकी वजह से टोटल +6 का चार्ज होगा, है ना। मतलब बचा हुआ जो +2 का चार्ज है वो आपके इस पूरे मेटल M पे आ रहा है। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो मेटल M पे है वो +2 है, उसमें से कुछ जो पोर्शन है उसमें +2 आयंस प्रेजेंट है और कुछ में +3 आयंस प्रेजेंट है। इसको करते हैं आगे सॉल्व, किस तरीके से करेंगे।
x है ना, x का 1/3 पार्ट, अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे यहाँ पर, x का 1/3 पार्ट, इसको हम x/3 लिख सकते हैं। x का 1/3 पार्ट आपका जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो x/3 आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। रिमेनिंग 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x जो है आपका बेटा, वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पूरा जो ओवरऑल टोटल चार्ज आ रहा है इस m के ऊपर, चाहे वो +2 की वजह से चाहे वो +3 की वजह से, टोटल जो आ रहा है वो आपका +2 आ रहा है। इक्वेट कर देंगे +2 से, सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका बनेगा 2/3x प्लस 2x वुड बी इक्वल टू +2, है ना। सॉल्विंग फॉर x की वैल्यू आप निकालोगे बेटा, आपके पास आएगी 3/4 एंड 3/4 कॉरस्पॉन्ड्स टू 0.75, तो 0.75 आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, विच इज योर डी ऑप्शन। क्लियर? आई होप आप लोगों के आंसर्स मैच हो रहे हैं। फाइन, नाउ दिस वाज अबाउट सेकंड क्वेश्चन, इजी था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। आपको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन गिवन है जिसमें आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट जो Q है, फाइनल प्रोडक्ट जो Q है वो Q कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेनली आपको ये बताना है। क्लियर? तो शुरू करते हैं। आपको ग्लूकोज गिवन है। ग्लूकोज की रिएक्शन, जब आप ग्लूकोज को HI के साथ हीट करोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करोगे, आपको नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा, N-हेक्सेन मिलेगा। सो यू हैड ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को बच्चे आप, यू हैड ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को आपने HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया है, आपको मिलेगा नॉर्मल हेक्सेन। पहले तो यू विल गेट नॉर्मल हेक्सेन। फाइन, फिर उस नॉर्मल हेक्सेन को आपने सेकेंड स्टेप में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, Cr2O3 के साथ, एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर, जो भी कंडीशंस है उसमें रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो नॉर्मल हेक्सेन है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। ये नॉर्मल हेक्सेन जो है बेटा आपका, ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एरोमेटाइजेशन का रिएक्शन हुआ है, तो ये जो है आपका बेंजीन, दैट इज P। क्लियर? अब इस बेंजीन पर आपने क्लोरीनेशन कराया है, जहां पर आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसिवली क्लोरीनेशन होगा, क्योंकि आपने एक्सेस में क्लोरीन लिया है। तो सभी कार्बन्स पर, इस रिंग के सभी कार्बन्स पर इस तरीके से, जहां पर हर एक कार्बन पर रिंग के क्लोरीन ऐड हो जाएगा। फाइन, सो आपको हेक्साक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, हेक्साक्लोरीनेटेड एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट बैठ रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फ्लोरिनेशन कर रहे हो आप यहाँ पर PCl5 का, PCl5 का फ्लोरिनेशन कर रहे हो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे जो आपको मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर PCl5 लेंगे। इस PCl5 का वी हैव डन फ्लोरिनेशन, राइट। फ्लोरिनेशन किया है, यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नॉट ओनली वन, यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। ऑप्शन में भी देख सकते हो आपको मतलब पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। फाइन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी PCl4 प्लस PCl4F2 नेगेटिव। ये आपका पहला प्रोडक्ट है जो कि है एक कलरलेस क्रिस्टल। दिस इज अ कलरलेस क्रिस्टल, राइट। सेकेंड जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी PCl4 प्लस एंड PF6 नेगेटिव, PF6 नेगेटिव। ये हो गया आपका सेकेंड प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है बच्चे, इसके व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, इट हैज व्हाइट क्रिस्टल्स,
क्लियर। तो ये दो तरीके के आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रोडक्ट्स यहाँ पर फ्लोरिनेशन पर PCl5 के मिलेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप देख लो, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है देखने में बट इसको पढ़ेंगे। आपको एक्वस हाइड्रोजिन का सॉल्यूशन दे रखा है, N2H4 का हाइड्रोजिन का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, और इस हाइड्रोजिन के सॉल्यूशन का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकली। तो आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप लिया है जहां पर एक्वस हाइड्रोजिन का ऑक्सीडेशन कैरी आउट हो रहा है। इस सेटअप में जितनी भी या इस रिएक्शन में जो भी केमिकल एनर्जी रिलीज होगी उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। अगेन एक छोटा सा जो हिंट मेंशन्ड है वो ये है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज N2। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो एक जो प्रोडक्ट बना है दैट इज N2। ये नहीं मेंशन किया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप के एनोड पे N2 बन रहा है या कैथोड पे बन रहा है, वो हम देखेंगे। फाइन, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस में पूछ रहा है विच ऑफ दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट्स बोल दिया तो एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन 1 2 3 4 या ऑल ऑफ देम वुड बी करेक्ट, राइट। तो एक एक करके देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब एक्वस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो क्या रिएक्शंस रहेंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, 2 हाफ सेल्स होंगे, एक होगा एनोड दूसरा होगा कैथोड। तो देखते हैं पहले एनोड पर हमें पता है क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका कर रहे हो आप, एक्वस हाइड्रोजन का कर रहे हो, ठीक है। एक्वस हाइड्रोजन का आप ऑक्सीडेशन करोगे बेटा तो आपको यहाँ पर मिलेगा नाइट्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करोगे तो यू विल गेट N2 गैस, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके रिलीज हो जाएंगे अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये एनोड की हाफ सेल रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज कैथोड। हमें पता है कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन किसका होगा, O2 का। क्यों, क्योंकि O2 यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, है ना। और रिड्यूस कहाँ पर होगा, ये रिड्यूस होगा कैथोड पर। तो कैथोड पर ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन होगा, ठीक है। और जो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीडेशन पर निकले हैं एनोड पे, ये जाके यहाँ पर रिडक्शन में काम आएंगे और आपका ये बनेगा यहाँ पर 4 एक्वस हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। अब सम ऑफ बोथ दीज रिएक्शंस क्या होगी, आपकी फाइनल रिएक्शन। फाइनल रिएक्शन क्या आ रही है देखते हैं। फाइनल रिएक्शन में आपका एक्वस हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके बना रहा है नाइट्रोजन गैस, साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी रिएक्शन रहेगी, ये आपकी यहाँ पर फाइनल रिएक्शन रहने वाली है। क्लियर, फाइन। तो ये आपकी रिएक्शन है टोटल। अब देख लो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सूटेबल हैं, उनको हम करेक्ट मार्क कर देंगे। फर्स्ट में बोल रहा है OH नेगेटिव आयंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट द एनोड टू फॉर्म N2N वाटर, N2N वाटर टू फॉर्म N2N वाटर, रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड। यस, इट इज रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। और देखते हैं नेक्स्ट, एट द कैथोड N2H4 ब्रेक्स टू N2, नहीं, कैथोड पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। सी, एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH नेगेटिव, कैथोड पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है, तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। डी बोल रहा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की तो कहीं पर रोल है ही नहीं, ठीक है, तो ये हम नहीं कंसीडर करेंगे। फाइन, क्लियर। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो 5th का हमारा A एंड C ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है। नाउ मूविंग अहेड, अगेन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। ओके फाइन। सो हमारे पास है एक P सबस्ट्रेट ओवर अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, रिएजेंट्स दे रखे, क्रॉसिंग ओवर अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, ये एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है Q। अब हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स, इन चारों में से कौन कौन सी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स है वो हमें यहाँ पर देखनी है फॉर द कन्वर्जन ऑफ P टू Q। अब
पी में हमें दिख रहा है कि भाई 2 एल्काइन है, कीटोन भी है, एस्टर भी है, CN ग्रुप भी है। फाइन, रिएजेंट्स की सीरीज क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो सीधा बात कर लेते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट है जैसे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एल्काइन पर अटैक करेगा, है ना, एल्काइन पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, ये आपका बना देगा सिस एल्कीन। एल्काइन का रिडक्शन लिंडलार्स कैटलिस्ट विच इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट आपका एल्काइन को आपके सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। ये चीज़ हमें पता लग रही है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट दिख रहा है यहाँ पर। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करेगा, आपका जो ये पी है, एक बार हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। इसी स्ट्रक्चर पर हम अपने जो भी हर एक स्टेप में छोटे छोटे चेंजेस होंगे उनको करते जाएंगे। ऑक्सीजन CH3 राइट, एंड इस तरीके से आपका क्लियर, फटाफट बनाएंगे। क्लियर, ये हमारे पास है हमारा सबस्ट्रेट पी। अब सबसे पहले अगर हम डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट है, ये रिडक्शन करेगा यहाँ पर एल्काइन का, रिडक्शन करके यहाँ पर क्या बनेगा बेटा आपका, ये जो आपका एल्काइन है ये आपका सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ से इसको इतने पार्ट को हम इरेज करके सिस में कन्वर्ट करते हैं और इतने पार्ट को भी हम इरेज करके सिस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइन, तो ये आपका हो गया है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन CO2 फाइन, और इसको यहाँ पर ये आपका सिस एल्कीन, ठीक है, तो ये आपका बन गया है। फाइन, अभी ये जो सिस एल्कीन है ये अब लिंडलार्स कैटलिस्ट के बाद जो सेकंड रिएजेंट है विच इज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगेन सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इसकी खास बात क्या है, ये सिर्फ सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करने वाला है। देखते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड तो नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। फाइन, तो ये कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, कीटोन को ये सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा और ये यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है। फाइन, तो NaBH4 ये रोल करेगा सेकंड स्टेप में। थर्ड में है SnCl2HCl। SnCl2HCl भी सिलेक्टिव है, ये क्या करेगा, सिर्फ CN ग्रुप पर, CN फंक्शनल ग्रुप पर आपका रिडक्शन शो करेगा और इसको रिड्यूस कर देगा CH डबल बॉन्ड NH में। फाइन, SnCl2HCl का भी रोल हो गया है। फोर्थ में आपका हो रहा है H3O प्लस एक्ट कर रहा है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जितने भी एस्टर्स होंगे जैसे CH डबल बॉन्ड NH है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हमारे एस्टर्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, तो इन सब पर ही फर्क पड़ने वाला है। एक एक करके देखते हैं। ये CH डबल बॉन्ड NH हाइड्रोलाइज होकर CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। फाइन, ये एस्टर जो है आपका ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फाइन, इधर भी एक एस्टर आपको दिखेगा, ये एस्टर भी आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा OH। क्लियर, तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को देखो जो हमने बनाया है, दिस प्रोडक्ट इज सिमिलर टू Q, दिस प्रोडक्ट इज सिमिलर टू Q, जो हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है Q, यही बन रहा है Q, है ना, एग्जैक्टली सेम यही बन रहा है Q। तो हमें पता लग गया कि जो हमारा लास्ट ऑप्शन है उसमें करेक्ट सीरीज ऑफ रिएजेंट्स दे रखी है जो ये फॉलोइंग कन्वर्जन कैरी आउट कर रही है ना, तो D तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम C, अगेन इसको रब कर देते हैं एक बार। C देखते हैं, C में क्या क्या हो रहा है।
डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सी, मूविंग ऑन टू सी। सी में सीक्वेंस थोड़ी सी बदल दी है रिएजेंट्स की, देखते हैं पी पर क्या क्या एक्ट करके आपका सी बन रहा है। सबसे पहले NaBH4, NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 आपके इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड O है इधर, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, एक बार पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि अगेन हमें फ्रेश सीरीज स्टार्ट करनी है रिएजेंट्स की, जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। एक बार दोबारा स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। फाइन, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रोल है वो NaBH4 का है। NaBH4 सेलेक्टिवली क्या करेगा, ये इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। फाइन, फर्स्ट स्टेप NaBH4 डन। सेकेंड SnCl2HCl क्या करेगा, Cn के साथ रिएक्ट करेगा। फाइन, इसको अगेन जैसे पहले किया था वैसे ही होगा, CH डबल बॉन्ड NH में रिड्यूस करेगा, है ना। थर्ड में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, थर्ड में हाइड्रोलिसिस जहाँ जहाँ पर होगा, कहाँ कहाँ पर होगा अभी देखा है जस्ट हमने, ये पार्ट आपका CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, है ना। ऊपर आपको एस्टर दिख रहा है, एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। फाइन, इधर भी हाइड्रोलिसिस होगा, इधर भी एस्टर है ना, इधर भी हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये आपका बन जाएगा OH, सेकेंडरी अल्कोहल। फाइन, तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस का थर्ड स्टेप का पार्ट। फाइन, फोर्थ में आपका लास्टली लिंडार्स कैटलिस्ट अटैक कर रहा है, जहां पर आपका जो क्या करेगा, जो आपके एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो एल्काइन है बच्चे, ये सिस एल्कीन में जब कन्वर्ट होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी नन अदर देन दिस Q। आप देखो इसको, यहाँ पर लिंडार्स कैटलिस्ट का एक्शन करवाओ तो ये जो आपके है ना एल्काइंस, ये एल्काइंस आपके सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड द फाइनल प्रोडक्ट यू विल गेट इज Q। फाइन, तो ये आपके इस तरीके से सीरीज होगा। तो आप देखोगे सी ऑप्शन बी या सी सीरीज भी आपकी करेक्ट है। आप लोग अब देखो दोनों ऑप्शंस करने के बाद A एंड B यू विल फाइंड इनकरेक्ट। A और B की जो सीरीज है वो आपकी इनकरेक्ट जाएगी, क्लियर। बाकी का यहाँ पर C और D जो है हमारी सीरीज ऑफ रिएजेंट्स वो करेक्ट है फॉर कन्वर्जन ऑफ P इंटू Q। फाइन, सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, थोड़ा सा जाइंट स्ट्रक्चर है तो हमें लगेगा थोड़ा सा डर देखने में, गिरे कैसे करेंगे या क्या है, बट ईजी है ना। नाउ नेक्स्ट आपके पास इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है जिन लोगों को बेसिक बिल्कुल इसका पता है। आपको 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं सल्फर के, है ना। आपको पेरोक्साइड लिंकेज बतानी है किन किन कंपाउंड्स में है। अब एक छोटी सी बात है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि पेरोक्सी लिंकेज जो होती है बेटा वो होती है इस तरीके की। पेरोक्सी लिंकेज सबको पता है, इस तरीके की होती है पेरोक्सी लिंकेज। अब इन कंपाउंड्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस किस में पेरोक्सी लिंकेज है, किस में, या कौन से पेरोक्साइड्स हैं। फाइन, कैसे पता करोगे, ये हम पता करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर सल्फर रहेगा हमारा सभी में। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर वी नो दैट इट इज +6, है ना। हम चारों में कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पर भी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पर भी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट would be greater than maximum oxidation state which is +6 here, वहां पर आपकी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, वहां पर आपकी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। एक एक करके कंपाउंड्स को उठाते हैं और देखते हैं कि किसमें पेरोक्सी लिंकेज है। आप देखो H2S2O7, इसको कैलकुलेट करो। आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सल्फर की, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर हेयर वुड बी +6 विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, तो दिस वाज A। अब हम देखते हैं B इज H2S2O8। H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे अगर, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आपकी यहाँ पर आएगी +7। तो +7 इज क्लियरली ग्रेटर देन योर
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो +7 क्लियरली यहाँ पर बड़ी है +6 से, तो यहाँ पर हो सकती है आपकी परऑक्सी लिंकेज, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे मल्टीपल करेक्ट टाइप चल रहे हैं, तो यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्लियर। तो सी ऑप्शन H2S2O5, H2S2O5 में एक बार चेक करते हैं। सी ऑप्शन H2S2O5, यहाँ पर बच्चे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आपकी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर, इट वुड बी प्लस। क्लियर। तो यहाँ पर भी परऑक्सी लिंकेज नहीं है। डी ऑप्शन क्या है आपका H2SO5, H2SO5, H2SO5 आपका डी ऑप्शन है। यहाँ पर एक बार सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी यहाँ पर वो आएगी आपकी +8। क्लियर। तो ये +8 भी ज्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 से, तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि हमारे H2SO5 में भी परऑक्सी लिंकेज अवेलेबल है, प्रेजेंट है। फाइन। तो किन किन एसिड्स में है, किन किन आपके कंपाउंड्स में है परऑक्सी लिंकेज? बी में एंड डी में। बी इज नोन एज योर मार्शल्स एसिड, इसका कॉमन नेम जो है दैट इज मार्शल्स एसिड, एंड डी इज नोन एज कैरोस एसिड। ठीक है। तो इन दोनों एसिड्स में आपकी पेरोक्साइड लिंकेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तरीका हमने देख लिया कि किस तरीके से निकाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको ये तरीका पता था तो। फाइन। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। खैर आप लोगों ने पढ़ाई है, एक बार देखते हैं क्या है। बोल रहा है क्वेश्चन में दैट टू फॉर्म अ कंप्लीट मोनोलेयर, मोनोलेयर मतलब सिंगल लेयर बनानी है आपको एसिटिक एसिड की, ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। आपके पास 1 ग्राम चारकोल है, एड्सॉर्प्शन का क्वेश्चन है मेनली, राइट। एड्सॉर्प्शन और स्टोइचियोमेट्री का एक तरीके से ब्लेंड जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपके पास 1 ग्राम चारकोल है, उसके ऊपर आपको एसिटिक एसिड का एड्सॉर्प्शन कराना है, और उस 1 ग्राम चारकोल में आपको सिर्फ सिंगल लेयर लगानी है एसिटिक एसिड की, कवरिंग होल ऑफ द 1 ग्राम चारकोल, है ना। एसिटिक एसिड जो भी आपका मोनोलेयर बना रहा है वो कंप्लीट, यहाँ पर एक कंप्लीट वर्ड बता रहा है कि कंप्लीट कवरेज है 1 ग्राम चारकोल के ऊपर एसिटिक एसिड की सिंगल लेयर का कंप्लीट कवरेज आ रहा है। फाइन। इसके लिए आपको 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड यूज हुआ, जिसमें से कुछ एसिटिक एसिड आपका अनएड्सॉर्ब्ड बच गया। उस अनएड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कुछ गिवन अमाउंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन का यूज किया है। फाइन। आपको आगे बोल रहा है कि अगर हर एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाइज दिस मच एरिया, सरफेस एरिया ऑन चारकोल, तो आपको P का वैल्यू बताना है ना। आपको P का वैल्यू बताना है। कुछ गिवन डाटा आपको दे रखा है, आपको चारकोल का 1 ग्राम चारकोल का जो सरफेस एरिया है वो इतना गिवन है ना। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू गिवन है। फाइन। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितना अमाउंट एसिटिक एसिड का है और कितना अमाउंट एसिटिक एसिड का एक्चुअली एड्सॉर्ब हुआ है 1 ग्राम चारकोल पे। तो वी हैव 100 ml ऑफ 0.5 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, 0.5 मोलर एसिटिक एसिड है आपके पास। ठीक है। which will have how many millimoles? Which will have 50 millimoles of acetic acid. Clear? अब इनिशियली आपने 50 मिलीमोल लिए थे एसिटिक एसिड के एड्सॉर्प्शन कराने के लिए, जिसमें से आपके कुछ जो अनएड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड है उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है 1 मोलर 40 ml ऑफ 1 मोलर NaOH, 40 ml ऑफ 1 मोलर NaOH। ठीक है। तो ये आपके कितने मिलीमोल्स हो गए NaOH के? ये हो गए आपके 40 मिलीमोल्स NaOH के, जो कि न्यूट्रलाइजेशन में लग गए एसिटिक एसिड के। तो यहाँ से हमें जो पता लग रही है बात, वो बात हमें ये पता लग रही है कि जो 10 मिलीमोल है एसिटिक एसिड के वो ही आपके एड्सॉर्ब हुए हैं।
50 मिलीमोल में से सिर्फ 10 मिलीमोल एसिटिक एसिड के आपके एड्सॉर्ब हुए हैं, ठीक है, फाइन। तो मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड कितने हुए हैं? सिर्फ 10 मिलीमोल्स आपके एड्सॉर्ब्ड हुए हैं एसिटिक एसिड के। आगे ये 10 मिलीमोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिड के, एक बार ये भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हर एक मॉलिक्यूल के एसिटिक एसिड के हर एक मॉलिक्यूल का एरिया, सरफेस एरिया जो भी कवरेज है वो गिवन है, तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड के साथ डील करना है, फाइन। तो हम यहाँ पे 10 मिलीमोल्स हैं एसिटिक एसिड के, 10 मिलीमोल्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो इतने मोल्स हैं हमारे पास एसिटिक एसिड के, हर एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास एसिटिक एसिड के। These many molecules of acetic acid we have. क्लियर है, फाइन। अब क्या बोल रहा है, हर एक मॉलिक्यूल इतना ऑक्यूपाई कर रहा है सरफेस एरिया, आपको सरफेस एरिया चारकोल का गिवन है। देखो बच्चे, जितना सरफेस एरिया आपको चारकोल का गिवन है उतने ही पूरे सरफेस एरिया पर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के कवर्ड हैं, है ना। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एक सिंगल मोनोलेयर बना रहे हैं किस सरफेस एरिया पर, इतने सरफेस एरिया पर। तो इन एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतना ही सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। भाई आपके पास 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया इतना गिवन है 1.5 × 10⁻², राइट। इसी सरफेस एरिया पर आपके सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल स्प्रेड हैं, तो इतने सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया है वो इतना ही होगा, है ना, जितना चारकोल का सरफेस एरिया है। तो हमें यहाँ से एक चीज और पता लग गई, दैट सरफेस एरिया ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, of all acetic acid molecules would be 1.5 into 10⁻², 1.5 into 10⁻², फाइन। तो इतने मॉलिक्यूल्स इतना एरिया कवर कर रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का इतना एरिया कवर कर रहा है। तो हमें कैसे ये वैल्यू, हमें तो ये वैल्यू चाहिए ना, हमें तो ये वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, कितना सरफेस एरिया है ना, डिवाइड कर देंगे उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। जो भी आपके पास सरफेस एरिया है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का, विच इज़ 1.5 × 10⁻², इसको आप डिवाइड कर दोगे इन सभी नंबर ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपके पास हर एक मॉलिक्यूल जो एसिटिक एसिड का वो कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो बस हमें अब यहाँ पर एक डिविजन करना है, जहाँ पर आपको पता लग जाएगा सरफेस एरिया occupied by each acetic acid molecule. This would be equal to total surface area occupied by acetic acid molecules divided by total number of acetic acid molecules. तो हर एक मॉलिक्यूल जितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू आपका 6 × 10⁻21। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 6 × 10⁻21। सॉल्व करेंगे बच्चे इसको, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2500 × 10⁻23 आफ्टर सॉल्विंग। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारा p का वैल्यू क्लियरली हमें यहाँ पर दिख गया है, विच इज 2500। तो p का वैल्यू होगा आपका 2500। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर शांति से सोचा होता तो बहुत आराम से हो जाता, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस चैप्टर का क्वेश्चन है। एक बार पढ़ेंगे इसको। आपको 2 वेसल्स यहाँ पर दे रखा है, वेसल 1 एंड वेसल 2। फाइन, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 वेसल्स ओवर हियर, वेसल 1 एंड वेसल 2। एक बार देख लेते हैं डायग्रामेटिकली किस तरीके से हम इसको सॉर्ट करेंगे। ये है हमारा वेसल 1, है ना। इसी तरीके से हमारे पास है दूसरा वेसल विच इज वेसल 2। वी हैव 2 वेसल्स ओवर हियर। वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट X। इस वेसल 1 में
W2 ग्राम्स है आपके किसके, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट X के, डिजॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। W1 ग्राम यहाँ पर है आपके पास पानी का। क्लियर। वेसल 2 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट Y। इसका भी W2 ग्राम है, बट ये जो यहाँ पर सॉल्यूट है वो बदल गया, वो है Y। नेक्स्ट सेम यहाँ पर अमाउंट है वाटर का विच इज W1 ग्राम। तो दोनों ही वेसल्स में वी हैव W1 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर की क्वांटिटी दोनों वेसल्स में सेम है, बस फर्क क्या है, फर्क है कि एक में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट X है, दूसरे में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट Y है। नाउ बोथ द वेसल्स आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन से दोनों वेसल्स की। आगे देखते क्या बोल रहे हैं, कुछ रिलेशंस बता रहा है X और Y के बीच में, राइट। सॉल्यूट X एंड Y के बीच में कुछ रिलेशंस बता रहा है। इनके मोलर मास के रिलेशन यहाँ पर गिवन है। मोलर मास ऑफ X इज 80% टू दैट ऑफ Y एंड वेंट ऑफ फैक्टर फॉर X इज 1.2 टाइम्स ऑफ Y। फाइन। आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात हो रही है। फॉर सॉल्यूशन इन वेसल 1 में पड़ा जो सॉल्यूशन है, इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना परसेंट है टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन वेसल 2। तो आपको दोनों वेसल्स के एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को यहाँ पर कंसीडर करना है ना। तो शुरू करते हैं, हमें पता लग गया एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है ये। तो यस, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम हियर, ये क्लियर है तो वी कैन इरेज इट, राइट। नाउ बिगनिंग हियर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पहले X के लिए निकालेंगे। डेल्टा TB फॉर X वुड बी इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ X, KB कांस्टेंट, राइट, एंड मोलालिटी ऑफ X। क्लियर। सिमिलरली हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर Y होगा, है ना, जिस वेसल में, जिस सॉल्यूशन में Y था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट Y के लिए। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर IY आपका कांस्टेंट एंड देन आपका मोलालिटी Y का। मोलालिटी का रिलेशन फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। अब अगर हम इन दोनों को रेशो में ले लें, है ना, अगर हम इन दोनों को रेशो में ले लेते हैं तो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, हमें दिखेगा, है ना। अब हमें सिर्फ यहाँ पर डील करना है। हमें वेंट ऑफ फैक्टर के लिए रिलेशन दे रखे हैं, हमें मोलर मास के रिलेशन दे रखे हैं। वेंट ऑफ फैक्टर की पहले बात करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर X इज 1.2 टाइम्स टू दैट ऑफ Y। तो Ix वुड बी 1.2 टाइम्स ऑफ IY। फाइन। इफ Ix इज 1.2, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर X इज 1.2, तो Y का 1, या Y का 1 तो X का 1.2। क्लियर। ये कांस्टेंट है, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। मोलालिटी ऑफ X, अब मोलालिटी की बात आ रही है। मोलालिटी क्या होती है बच्चे? मोलालिटी इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट है आपका पास यहाँ पर X। क्लियर। तो वेट ऑफ X, गिवन मास ऑफ X वॉज W2, मोलर मास ऑफ X। क्लियर। और आपका इधर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको हम, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज W1 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100,000। ठीक है, ये हो जाएगा। देन डिवाइड करेंगे सेम फॉर मोलालिटी ऑफ Y। मोलालिटी ऑफ Y वुड बी मास ऑफ द सॉल्यूट Y। मास ऑफ द सॉल्यूट Y भी आपको W2 गिवन था। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Y वुड बी My, है ना। इसको डिवाइड करेंगे बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। वेट ऑफ द सॉल्वेंट अगेन W1 ग्राम, सॉल्वेंट आपका वाटर था, W1 ग्राम था दोनों में, W1 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे तो आपका ये वाला जो है फैक्टर वो तो सीधा कैंसिल आउट हो गया। और देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। W2 क्वांटिटी, वेट की जो भी वैल्यू थी वो तो दोनों में सेम थी, बस सॉल्यूट का टाइप डिफरेंट था, X और Y था, बट दोनों की क्वांटिटी तो W2 ग्राम है, W2 ग्राम एंड योर W2 ग्राम, है ना, दोनों की क्वांटिटी W2 ग्राम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास बचा 1.2 और आपका ये हो जाएगा My
मोलर मास ऑफ y डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x, ये हमारे पास बच रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर x डिवाइडेड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर y वुड बी इक्वल टू 1.2 इंटू मोलर मास ऑफ y। अब मोलर मासेस के बारे में भी कुछ बात थी यहाँ पर। मोलर मास ऑफ x इज 80% टू दैट ऑफ y। अगर y का मोलर मास 1 ले तो x का 0.8 हो जाएगा, है ना, 80% ऑफ y हो जाएगा। तो अगर हमने y का लिया है 1 तो मोलर मास ऑफ x कितना हो गया 0.8। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 1.5। फाइन। तो पर आपको परसेंटेज बतानी है, यहाँ पर आपको परसेंटेज बतानी है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन गेट अ परसेंटेज, राइट। तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी 150%। एंड यू कैन से दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ x वुड बी 150% ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ y। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 150%। क्लियर। ये भी कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सारे क्वेश्चंस ये हैं कि जिन बच्चों ने बहुत काम माइंड के साथ पढ़े होंगे ना, समझे होंगे ना, उन्होंने कर लिए होंगे। आप लोग देख रहे हो सीधा सीधा चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कोई कैलकुलेशंस भी नहीं है करने के लिए, है ना। तो यस, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, डीएनए बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक डबल स्ट्रैंड डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड गिवन है। एक डबल स्ट्रैंड डीएनए का आपको सिंगल स्ट्रैंड गिवन है। इस सिंगल स्ट्रैंड को अगर आप कंसीडर करो, देखो तो आपसे फर्दर पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी लगी होगी इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड्स में तोड़ने के लिए, कितनी टोटल एनर्जी लगी होगी ये बता दो। गिवन है आपको एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आपको AT बेस पेयर और GC बेस पेयर के लिए जो भी एवरेज एनर्जी है फॉर ईच हाइड्रोजन बॉन्ड वो आपको गिवन है। पर हाइड्रोजन बॉन्ड की एवरेज एनर्जी आपको AT बेस पेयर के लिए और GC बेस पेयर के लिए गिवन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखते हैं। हमें पता है कि AT बेस पेयर बनता है ना, AT बेस पेयर बनता है। अब AT बेस पेयर जो है आपका, हर एक AT बेस पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इट हैज़ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। और हर एक GC बेस पेयर में, हर एक आपके GC बेस पेयर में आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हर एक GC बेस पेयर में बेटा यू हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जिसको इतना पता है ना उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बाकी इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को दे ही रखी है। टोटल एनर्जी आपको निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड्स। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो बच्चे, सबसे पहले आपको काउंट करने पड़ेंगे इस सिंगल स्ट्रैंड के थ्रू कि कितने यहाँ पर AT बेस पेयर बनेंगे, कितने यहाँ पर GC बेस पेयर बनेंगे। फाइन। तो पहले इस सिंगल स्ट्रैंड को हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर एक AT बेस पेयर, AT बेस पेयर, AT बेस पेयर, है ना, AT बेस पेयर, देन AT बेस पेयर, AT बेस पेयर एंड देन AT बेस पेयर। कितने AT बेस पेयर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं? 7। तो हमारे पास भाई यहाँ पर 7 AT बेस पेयर्स हैं, 7 AT बेस पेयर हैं। हर एक AT बेस पेयर के पास हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और AT बेस पेयर के हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 1 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गया AT बेस पेयर का एनर्जी। फाइन। GC बेस पेयर्स देखते हैं, GC बेस पेयर्स देखते हैं। GC बेस पेयर, GC बेस पेयर, अगेन GC एंड अगेन GC एंड अगेन GC। तो GC बेस पेयर्स हमारे पास कितने हैं? 6। वी हैव 6 GC बेस पेयर्स। 6 हैं हमारे पास GC बेस पेयर। हर एक GC बेस पेयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और हर एक GC बेस पेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 1.5
किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी चाहिए, 1.5 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी चाहिए हर एक जीसी पेयर को तोड़ने के लिए। सॉल्व करेंगे इसको बच्चे, यह आएगा 14, यह आएगा आपका 27, टोटल ये वैल्यू आएगी आपकी 41 किलो कैलोरीज पर मोल। 41 किलो कैलोरीज पर मोल की टोटल एनर्जी लगेगी इस पूरे डबल स्ट्रैंड डीएनए को 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में तोड़ने के लिए। फाइन, तो यस हमारा फाइनल आंसर जो होगा दैट वुड बी 41 किलो कैलोरीज पर मोल। क्लियर? नाउ देख रहे हो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ा होगा, शांत दिमाग से सॉल्व किया होगा तो बिल्कुल आपके आंसर्स निकले होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बेटा, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप सबको पता है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती हैं फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, आपको यूरेनियम 238 का एक आइसोटोप का सैंपल गिवन है, साथ में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो यूरेनियम का सैंपल है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनटू लेड। सारा का सारा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। कुछ पार्ट जो है यूरेनियम का जो आपने इनिशियली लिया था उसमें से कुछ पार्ट लेड में डिसइंटीग्रेट हो गया है और कुछ पार्ट अनडिसइंटीग्रेटेड पड़ा हुआ है, इंटैक्ट पड़ा हुआ है। फाइन, आपको लाइफ दे रखी है कि भाई जो डिसइंटीग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है या जो एज है सैंपल की, सॉरी, वो आपकी है p इंटू 10⁸ ईयर्स। आपको यहाँ पर p का वैल्यू बताना है। फाइन, आपको लेड डिसइंटीग्रेशन के बाद जो लेड बना है उस लेड की और यूरेनियम की कुछ मासेस की रेशो गिवन है आपको। फाइन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है दैट इज हाफ लाइफ। आपको हाफ लाइफ गिवन है यूरेनियम की, है ना, हाफ लाइफ गिवन है आपको यूरेनियम की। क्लियर? तो आपको पता है भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। इसका आपको डेके कांस्टेंट नहीं पता है तो पहले तो वो निकाल लेते हैं। फाइन, सो हाफ लाइफ हेयर वुड बी इक्वल टू 0.693/K, है ना। आप डेके कांस्टेंट एक बार निकाल लो, हाफ लाइफ की वैल्यू आपको गिवन है। तो हेयर K would be equal to, here K would be equal to 0.693/T half. K would be equal to 0.693/T half. T half का वैल्यू आपको गिवन है 4.5 इंटू 10⁹, 4.5 इंटू 10⁹ आपको T half का वैल्यू गिवन है। तो ये हो गया हमारा डेके कांस्टेंट, ये हो गया हमारा डेके कांस्टेंट K का वैल्यू। फाइन, अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपका जो यूरेनियम है, यूरेनियम आपका डेके हो रहा है लेड में। तो इनिशियली सपोज आपने U0 अमाउंट ऑफ यूरेनियम लिया था इनिशियली, है ना। इनिशियली जो आपके पास यूरेनियम था सपोज दैट वाज U0, राइट। डेके के बाद आफ्टर डेके जो आपके पास यूरेनियम बचा दैट इज U। आफ्टर डेके आपके पास जो अनडिसइंटीग्रेटेड यूरेनियम बचा वो था आपका U। फाइन, अभी एक और बात है इसमें देखने के लिए, इनिशियली जो आपने यूरेनियम लिया था U0 उसमें से कुछ यूरेनियम आपका डिसइंटीग्रेट हो गया इनटू लेड, है ना, कुछ डिसइंटीग्रेट हो गया इनटू लेड और कुछ आपका अनडिसइंटीग्रेटेड या इंटैक्ट यूरेनियम बच गया जो कि है आपका आफ्टर डेके वाला यूरेनियम विच इज U। क्लियर? तो हम U0 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनिशियली जो हमने यूरेनियम का अमाउंट लिया था, क्वांटिटी लिया था, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बना हुआ लेड प्लस अनडिसइंटीग्रेटेड यूरेनियम में। क्लियर? अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। एज निकालनी है हमें, टाइम ऑफ डिके निकालना है T। फाइन, तो हमें पता है दैट योर K इज इक्वल टू 1/T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम या इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम U0 डिवाइडेड बाय यूरेनियम लेफ्ट आफ्टर डेके। फाइन, U इस तरीके से हम इसको लेंगे। K हमें वैल्यू अभी हमने देख ली है कितनी आ रही है, 0.693/4.5 इंटू 10⁹, राइट, 1/T। T का वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है। लॉग
यू नॉट इनिशियली जो आपने यूरेनियम लिया था वो किस किस के इक्वल होगा, वो अभी हमने देखा है, बने हुए लेड अमाउंट के इक्वल प्लस अनडिकेड यूरेनियम के बराबर डिवाइडेड बाय अनडिकेड यूरेनियम, है ना, या आफ्टर डिके जो भी यूरेनियम बचा है वो, ये वैल्यूज आएंगी। फाइन, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें तो टी की वैल्यू निकालनी है ना। फाइन, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले वैल्यूज डाल लेते हैं, इसको तो एज इट इज ही लिख लेंगे। लॉग लेड और बचे हुए यूरेनियम के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ मास ऑफ लेड 206 टू दैट ऑफ यूरेनियम 238 इन द सैंपल इज फाउंड टू बी 7, है ना, मतलब लेड 206 का जो रेशियो है यूरेनियम 238 से वो 7 है। फाइन, तो हमें यहाँ पर देखना है कि लेड का अगर 7 है ना, तो डिवाइड करेंगे इसको लेड के मास से विच इज 206 प्लस यूरेनियम का 1 है अगर, तो 238 से डिवाइड करेंगे इसको, टोटल डिवाइड करेंगे बचे हुए यूरेनियम से विच इज 1/238, है ना। इसको पूरे को सॉल्व करो बच्चे, आपके पास टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 143.3 इंटू 10 की पावर 8 ईयर्स, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 143 इंटू 10 की पावर 8 ईयर्स, है ना। तो फाइनल आंसर जो हुआ आपका वो हुआ 143 इंटू 10 की पावर 8 ईयर्स। फाइन, तो फाइनल आंसर आपका 143 आएगा। इजी था क्वेश्चन अगेन ये, है ना। थोड़ा सा समझने वाला पार्ट था, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, जो फॉर्मूला यहाँ पर सेट करना था आपको। अदरवाइज एक बार जिसने ये समझ लिया होगा उससे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि किन किन कॉम्प्लेक्सेस की शेप की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ना। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किन किन की है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसको यहीं कर लेते हैं। CN4 जो है बच्चे ये आपका टेट्राहेड्रल होगा, है ना, ये भी आपका टेट्राहेड्रल है। XeF4 आपका स्क्वायर प्लानर है। PdCl4 भी आपका स्क्वायर प्लानर है। ICl4 माइनस भी आपका स्क्वायर प्लानर है। ये आपका टेट्राहेड्रल है और ये भी आपका टेट्राहेड्रल है। फाइन, तो इजी है ये, एक एक कॉम्प्लेक्स आपको देखना पड़ेगा किस किस की क्या शेप आ रही है। तो आउट ऑफ एंड P4 इज ऑल्सो लेफ्ट, P4 वुड ऑल्सो बी योर टेट्राहेड्रल। फाइन, P4 भी आपका टेट्राहेड्रल आएगा। तो आउट ऑफ देम कितने टेट्राहेड्रल्स हैं हमारे पास? वी हैव 5 टेट्राहेड्रल्स। फाइन, वी हैव 5 टेट्राहेड्रल्स। तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 5, है ना। 5 टेट्राहेड्रल्स हैं, बाकी के जितने भी हैं वो हमारे सभी के सभी स्क्वायर प्लानर्स हैं। क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रोड मैप टाइप क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक कंपाउंड P गिवन है जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है C6H6O3, राइट। ये जो कंपाउंड है ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, ये कंपाउंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है। फाइन, तो आपके पास कंपाउंड है C6H6O3, ये जो कंपाउंड है फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फिनॉल की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है, फिनॉल की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है। साथ ही में 3 ऑक्सीजन्स हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कि 3 OH ग्रुप्स लगे हों, राइट। तो पॉसिबल जो स्ट्रक्चर है हमारा P के लिए वो बनता है इस तरीके से, OH देन OH एंड देन OH। फाइन, साथ ही में हमें कैसे पता लगा कि भाई हमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पर ये OH लगाने हैं, क्योंकि क्लियरली बोल रहा है कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये तीनों OH ग्रुप जो है वो एक दूसरे से जितना दूर पॉसिबल है उतना ही प्लेस्ड होंगे। तो ये हमारा जो है ये सूटेबल स्ट्रक्चर बन रहा है P के लिए। फाइन, अब ये इनॉलिक फॉर्म में है, राइट। टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा P, और आपका जो बनेगा P इस तरीके से कीटोनिक फॉर्म में, ठीक है। दिस इज P। फाइन, आगे क्या बोल रहा है? द कंपाउंड P रिएक्ट्स विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH। NH2OH के 3 इक्विवेलेंट्स लग रहे हैं इसको टू फॉर्म एन ऑक्साइम।
इसका मतलब सर्टेनली यहाँ पर 3 केटोनिक ग्रुप्स थे। 3 केटोनिक ग्रुप्स तब कब होंगे, जब यहाँ पर आपके 3 OH ग्रुप्स होंगे, है ना। तो 3 OH ग्रुप्स की कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। तो अब हमारे पास जो ऑक्साइम मिलेगा बच्चे, ऑक्साइम बनेगा जो, वो होगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड NOH, है ना। तो ऑक्साइम बना लेते हैं फटाफट तीनों पोजीशंस पर, डबल बॉन्ड NOH एंड डबल बॉन्ड NOH। फाइन। तो ये है जो है हमारा, ये है कंपाउंड Q विच इज एन ऑक्साइम। क्लियर। कंपाउंड Q आपको यहाँ पर दिख गया है, ये सेट हो गया है। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड। P का ट्रीटमेंट आप कर रहे हो विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। KOH एक बेस है ना, जहां पर भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फाइन। तो यहाँ पर एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एसिडिक हाइड्रोजन्स कौन कौन से हैं? एसिडिक हाइड्रोजन्स है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स इधर, 2 इधर एंड 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स इधर। फाइन। तो यहीं पर आपका जो बेस है वो अटैक करेगा। तो देखते हैं अपने P के साथ फर्दर क्या हो रहा है। फाइन। सो नाउ मूविंग अहेड, P आपका एक्सेस ऑफ CH3I के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH टू फॉर्म अ कंपाउंड R। देखते हैं R क्या है। तो P जो हम लेंगे वो यहाँ पर इनोलिक फॉर्म में लेंगे। फाइन, दिस इज P। ये जब आपका एक्सेस ऑफ CH3I के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, तो जहाँ जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट करके CH3I के साथ आपका रिएक्शन शो करेगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका शो हो जाएगा यहाँ पर। और यस, देखते हैं क्या प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। एक्सेसिव मिथाइलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 2 CH3 ग्रुप्स इधर, दिस इज डबल बॉन्ड O, 2 CH3 ग्रुप्स इधर, है ना, डबल बॉन्ड O एंड आपके 2 CH3 ग्रुप्स इधर। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा है कंपाउंड R। फाइन, ये हमारा है कंपाउंड R। आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। आगे बोल रहा है रिएक्शन ऑफ R विद एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स योर कंपाउंड S एज अ मेजर प्रोडक्ट। यस, R का अगर हम R को रिएक्ट करवाएं आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये 2 तरीके से काम कर सकता है। एक्चुअली ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, सिचुएशनल है राइट, और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर आप इसको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करवा दोगे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, तो होगा क्या, थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, अगर ये जाकर यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि भाई 2 मिथाइल ग्रुप तो यहाँ है, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो इट इज़ लेस लाइकली कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर हो, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर हो। फाइन, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह तो एक्ट नहीं करने वाला। आइसोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ इस कीटोनिक कार्बन पर तो नहीं आने वाला। क्लियर, ये चीज़ हमें पता लग गई। क्या ये बेस की तरह रिएक्ट कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेस को चाहिए एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन्स। क्या एसिडिक हाइड्रोजन्स हमें यहाँ पर कहीं पे भी दिख रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स हमें यहाँ पर कहीं पे भी दिख रहे हैं। ये है अल्फा पोजिशंस। क्या इन अल्फा पोजिशंस पर कहीं पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देयर आर नो अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट, तो इसलिए बेस की तरह भी एक्ट नहीं करेगा। तो जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच रहा है दैट इज व्हाट, कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, राइट। रिडक्शन करें यहाँ पर, और जब रिडक्शन करेगा तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी फाइनल प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन यू वुड गेट इज दिस विच इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन्स। फाइन, ये आपका बनेगा इधर OH, ये OH हाइड्रोजन और ये OH, और साथ में इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा फाइनल विच इज S। ये है आपका S। अब पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स इन कंपाउंड S। S में कितने टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स हैं? कितने हैं मिथाइल ग्रुप्स? 1 2
3 4 5 6. So we have 6 methyl groups present over here in this final structure S. क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर. इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं तो इंटीग्रल वैल्यू ही हमें देनी है. फाइन. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ गए आप लोगों के सामने. पैराग्राफ पढ़ेंगे. अगेन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना. एक कंपाउंड है P, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है. इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर. डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन वाटर को, मतलब इसमें एल्कीन प्रेजेंट है. एल्कीन प्रेजेंट है. फाइन. एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है. फाइन. तो इसमें कोई मिथाइल कीटोन भी प्रेजेंट हो सकता है. फाइन. तो C9H18O2, C9H18O2, H18O2 है ना. इसमें ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, एल्कीन होगा. आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है. अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है बच्चे तो इसमें या तो ये आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा इस तरीके से, है ना. ये मिथाइल कीटोन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है. और क्या हो सकता है यहाँ पर, इस तरीके का आपको एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है. तो दो पॉसिबिलिटीज है अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो. फर्दर P ऑन ओजोनलिसिस फॉलोड बाय H2O2. तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस हो रहा है. दो आपको प्रोडक्ट दे रहा है यहाँ पर ये Q and R. फर्दर और भी चीज़ें. तो चलो पहले देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके C9H18O2 का जो मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा वो हम आपको बना के दिखा देते हैं इधर. फाइन. तो ये हो गया आपका दिस OH डबल बॉन्ड. ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर बन रहा है C9H18O2 का. क्लियर? तो ये हमारा P का स्ट्रक्चर जो है मोस्ट प्रोबेबल बन रहा है. आगे देखते हैं कि भाई आगे की कंडीशंस क्या ये जो स्ट्रक्चर है फॉलो कर रहा है, मतलब जस्टिफाई कर रहा है इन सारी कंडीशंस को, सारी रिएक्शंस को. वो देखते हैं. P का ओजोनोलिसिस कर रहा है. इसका हमने ओजोनोलिसिस किया है फॉलोड बाय H2O2. देखते हैं ओजोनोलिसिस पर क्या होगा. विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज. फाइन. सो वी हैव दिस कंपाउंड. इस तरीके से हमारा C9H16O2, C9H18O2, राइट. C9H18O2 जो कि है हमारा P. क्लियर? ये हमारा P. इसका हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे. ओजोनोलिसिस जब हमने इसका किया फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद O3 के साथ ट्रीटमेंट किया इसका फॉलोड बाय H2O2. तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ना. ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से इस एल्कीन के बॉन्ड के डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पर लग जाएंगे. तो हमारे पास जो दो स्ट्रक्चर बनेंगे Q and R के, वो देखते हैं कौन कौन से बनेंगे. वन वुड बी दिस OH एंड फाइन. एक ये हो गया स्ट्रक्चर हमारे पास और दूसरा हो गया हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए, दो प्रोडक्ट्स हो गए जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट. फाइन. तो ये है हमारे Q and R. दिस इज Q एंड दिस इज R. अब Q and R के बारे में भी हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. क्या बोल रहा है. वाइल कंपाउंड Q शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. Q पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है बट R नहीं दे रहा है, राइट. तो Q and R on oxidation with PCC followed by heating gives two new compounds SNT. तो Q आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा. पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा Q, बिल्कुल देगा, है ना. पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा ये, राइट. R देगा क्या पॉजिटिव आयोडोफॉर्म? नहीं, R नहीं दे सकता है. फाइन. तो R आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है. यहाँ से चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारे Q and R के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो करेक्ट हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है. PCC फॉलोड बाय हीटिंग. PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं फॉलोड बाय हीटिंग. तो आपको SNT नए कंपाउंड्स मिलेंगे. फाइन. अब दोनों का ट्रीटमेंट हम करेंगे PCC के साथ, हीट करेंगे बाद में.
हीट करने से तो यहाँ पर आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं, दोनों का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, फाइन। और पीसीसी ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, एक प्रोडक्ट बना SA और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी दिस, क्लियर। वो प्रोडक्ट दिखेगा कुछ इस तरीके से, फाइन। एंड बोथ S and T नाउ शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। S and T दोनों यहाँ पर पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं बच्चे। ये S है और ये T है, दोनों ही मिथाइल कीटोन्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ये चीज़ भी यहाँ पर हमारे इन स्ट्रक्चर्स के साथ जस्टिफाई हो रही है, फाइन। आगे क्या बोल रहा है, नाउ इट इज आस्किंग यू सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन S and T इज। S और T में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? S पे एक है, T पर भी एक है, तो टोटल 2 ऑक्सीजन एटम्स है S and T पर। क्या आंसर हो गया यहाँ पर? यहाँ पर आंसर हो गया हमारा 2 ऑक्सीजन एटम्स, a sum of 2 oxygen atoms are present on S and T. Now 15th question, the molecular weight of U। अभी इतना पार्ट इस क्वेश्चन का रह रहा है जिसमें क्या बोल रहा है कि आपने 500 मोल्स लिए Q के, 500 मोल्स लिए आपने R के, इनका आपने कोपॉलीमराइजेशन करके एक नया पॉलीमर कोपॉलीमर बनाया विच इज U, है ना। U एक पॉलीमर बनाया, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना है इस बने हुए U का। इस U का आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना है, फाइन। तो पहले तो देखते हैं पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा Q and R से। ये हमारा Q है, ये हमारा R है, फाइन। तो यस, इसका पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट हम बनाते हैं। नेक्स्ट, तो एक प्रोडक्ट था हमारा OH Q and R was like this। R का ओरिएंटेशन देखते हैं हम, यही थे हमारे Q and R, फाइन। ये हमारे Q and R हैं। इसको थोड़ा सा और बेटर ओरिएंट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक पॉलीमर बनाना है यहाँ पर, तो यस, फॉर बेटर ओरिएंटेशन हम इसको इस तरीके से ओरिएंट कर देते हैं कि ये OH, ये इधर इस तरीके से OH Q एंड R वुड लुक लाइक दिस, कि आपका ये इधर OH एंड यस इट इज लाइक दिस, फाइन। बेटर ओरिएंटेड टू फॉर्म अ कोपॉलीमर, फाइन। अभी कहाँ से आपका एलिमिनेशन हो सकता है? ये आपका इधर से गया, क्लियर। ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और ये OH इधर से जाएगा, तो आपको जो पॉलीमर बनेगा, कोपॉलीमर बनेगा, इट वुड लुक लाइक दिस। This is oxygen and O। यस, थोड़ा सा रहता है स्ट्रक्चर्स में कि कुछ भी कार्बन या कोई भी एटम आपका मिस आउट ना हो जाए, अदरवाइज विल लूज आवर ट्रैक, फाइन। तो ये आपका कोपॉलीमर बनेगा, ये बनेगा, नॉट दिस एक्चुअली, ये आपका कोपॉलीमर यहाँ पर बन जाएगा। Let's do this। फाइन, ये है आपका U विच इज अ कोपॉलीमर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपको मास बताना है इस कोपॉलीमर का क्या आएगा। तो आप क्या करो बच्चे, यहाँ पर जो टोटल मास है, मास निकालो, इन दोनों का टोटल मास करो। 500 मोल्स Q के हैं, 500 मोल्स ही आपके पास R के हैं, तो 500 मोल्स Q का क्या मास होगा, 500 मोल्स R का क्या मास होगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 500 मोल्स ऑफ जितने भी यहाँ पर आपने नंबर ऑफ एटम्स एलिमिनेट किए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टू फॉर्म अ कोपॉलीमर। तो फाइनल बच्चे जो आप अपना आंसर निकालोगे ना, इट वुड कम आउट टू बी अराउंड 93,000 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये जो है ये आपका है मास ऑफ कोपॉलीमर U, क्लियर। तो ये चीज़ है, या तो हो गए सारे पार्ट्स हमारे जस्टिफाई हो गए हैं यहाँ पर।
सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पर जस्टिफाई हो गए हैं 14th में एंड 15th पे। 15th का हमारा आ रहा है 93000 यूनिफाइड मास। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट पैराग्राफ। आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये। फाइन, क्या बोल रहा है? पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ। क्लियर? तो पोटेशियम आयोडाइड इज व्हाट? इट इज Ki, है ना। Ki का आप रिएक्शन करा रहे हो पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ, विच इज K3FeCN6। क्लियर? एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है जहां पर एक कॉम्प्लेक्स P बन रहा है। तो यहां पर ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे आपको एक कॉम्प्लेक्स P मिलेगा, विच इज K4FeCN6 प्लस आपको एक साइड प्रोडक्ट मिलेगा विच इज Ki3। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन जहां पर एक कॉम्प्लेक्स है आपका P। हियर दिस कॉम्प्लेक्स इज द कॉम्प्लेक्स P। क्लियर? तो यस, ये चीज़ें थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेंगे। दिस वुड बी 3 एंड दिस वुड बी 2। फाइन, सो यस, इट इज डन राइट एंड हियर वी विल हैव 2। क्लियर? तो ये हमारा P बन रहा है। P बन गया है। आगे क्या बोल रहा है? इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स कंप्लीटली टुवर्ड्स P, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू P। अब हमने जो P लिया है विच इज K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स, है ना, इसको अगर हम जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, ZnCl2 के साथ ट्रीट करें, तो इन अ स्लाइटली एसिडिक मीडियम, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स स्पैरिंगली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Q मिल रहा है। फाइन, तो Q क्या होगा हमारा? Q होगा हमारा K2ZN3FeCN6 होल ट्वाइस। ये जो है हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Q बन गया है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 16th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ P। 2 मोल P के बनाने हैं। क्लियरली यहाँ पे हमारे पास 2 मोल ही बन रहे हैं P के। टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ P, कितने मोल्स आपको पोटेशियम आयोडाइड के लगेंगे? तो कितने लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। तो विल नीड 3 मोल्स ऑफ Ki टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स P, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, इसी का क्वेश्चन है पैराग्राफ का। बोल रहा है द नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q। Q के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने जिंक आयंस हैं? 3 जिंक आयंस हैं हमारे पास, है ना। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 3। तो दोनों आपके 16th और 17th का हो गया आंसर। सो यही सब क्वेश्चन थे जो हमारे JEE एडवांस के केमिस्ट्री के सेकंड शिफ्ट में आए थे। आई होप कि आप सबके क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द बच्चों के क्वेश्चंस सही आ रहे हों। आप लोगों ने जो भी सॉल्यूशंस दिए हैं वो हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहे हों। एंड VMC विश यू ऑल द लक, all the wishes for your JEE advanced result. We hope you get your dream IIT. So thank you very much बच्चे। अगर आपको ये सॉल्यूशन वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें VMC के, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।